पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि इब्राहिम लोदी की माता ने 25 दिसंबर 1526 को आगरा में बाबर को जहर दे दिया। इस कारण बाबर मरते मरते बचा। उस समय बाबर की विभिन्न सेनाएं संभल, जौनपुर, गाजीपुर, रापरी, धौलपुर, बयाना, ग्वालियर, इटावा, कालपी तथा हिसार आदि स्थानों पर सैनिक कार्यवाहियां कर रही थीं। भारत के बहुत से अफगान सेनापति एवं गवर्नर या तो पराजय के कारण या फिर पुराने सुल्तान इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट होने के कारण बाबर से आकर मिलते जा रहे थे। जब बाबर की सेना धौलपुर पहुंची तो वहां के अफगान अमीर मोहम्मद जैतून ने धौलपुर का किला बाबर के सेनापतियों को समर्पित कर दिया और वह स्वयं बाबर की सेना में उपस्थित हुआ। बाबर ने धौलपुर को खालसा में शामिल करके मोहम्मद जैतून को कई लाख रुपए वार्षिक राजस्व वाली जागीर प्रदान करके अपनी सेवा में रख लिया। उन्हीं दिनों समाचार मिला कि हिसार फिरोजा के पास हमीद खां सारंग खानी 4000 अफगानों के साथ उपद्रव मचा रहा है। बाबर ने भारत के पंजाब में स्थित हिसार के लिए हिसार फिरोजा नाम का प्रयोग किया है, जबकि यह स्थान अफगानिस्तान में है तथा पंजाब में जिस स्थान का उल्लेख बाबर करना चाहता है उसका नाम हिसार है, न कि हिसार फिरोजा। हो सकता है कि उस काल में भारत के हिसार को भी हिसार फिरोजा कहते हों। वर्तमान समय में यह हिसार भारत के हरियाणा प्रांत में स्थित है। जब हमीद खां सारंग खानी हिसार में उपद्रव मचाने लगा तो बाबर ने एक सेना उसके विरुद्ध भेजी। इस सेना ने तेज गति से हिसार पहुंचकर बहुत से अफगानों के सिर काट लिए तथा कटे हुए सिर बाबर के पास भिजवा दिए। इस समय बाबर का सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं अपने पिता बाबर के लिए बहुत बड़ा सहायक सिद्ध हुआ। उसने न केवल कन्नौज की तरफ एकत्रित हुए 30-40 हजार अफगानों को छिन्न भिन्न कर दिया, अपितु जौनपुर एवं अवध पर अधिकार करके वहां मुगल अधिकारी तैनात कर दिए। जब हुमायूं कालपी की ओर रवाना हुआ तो कालपी का गवर्नर आलम खां अत्यंत भयभीत होकर हुमायूं की शरण में पहुंचा। हुमायूं ने उसे अपनी सेवा में रख लिया। उन्हीं दिनों बाबर को एक ऐसा समाचार मिला जिससे बाबर को अपने पैरों तले से धरती खिसकती हुई प्रतीत हुई। बाबर के गुप्तचरों ने उसे सूचना दी कि महाराणा सांगा बड़ी सेना लेकर आगरा की तरफ आ रहा है। इसलिए बाबर ने हुमायूं को संदेश भिजवाया कि चूंकि अफगानों को भगाने का तुम्हारा काम पूरा हो गया है, इसलिए तुम तत्काल अपनी सेना लेकर मेरे पास पहुंचो, क्योंकि राणा सांगा काफिर काफी निकट पहुंच गया है। हमें सर्वप्रथम उसका उपाय करना चाहिए। इस पर 6 जनवरी 1527 को हुमायूं आगरा पहुंच गया। बाबर ने लिखा है कि जब हम लोग काबुल में ही थे तब राणा सांगा के दूत ने उपस्थित होकर सांगा की तरफ से निष्ठा प्रदर्शित की थी और यह निश्चय प्रकट किया था कि सम्मानित बादशाह काबुल की ओर से दिल्ली के निकट पहुंच जाएं तो मैं इस ओर से आगरा पर आक्रमण कर दूंगा। मैंने इब्राहिम को भी परास्त कर दिया, दिल्ली तथा आगरा पर भी अधिकार जमा लिया, किंतु इस काफिर के किसी ओर हिलने के चिन्ह दृष्टिगत नहीं हुए। कुछ समय पश्चात सांगा ने कंदार नामक किले को घेर लिया, जो मकन के पुत्र हसन के अधीन था। हसन ने सहायता पाने के लिए अपने दूत मेरे पास भिजवाए, किंतु मैंने उसकी कोई सहायता नहीं की, क्योंकि मैं अभी तक इटावा, धौलपुर तथा बयाना पर अधिकार नहीं कर सका था। बाबर ने लिखा है कि सांगा ने उसे भारत आने का निमंत्रण दिया था, किंतु राणा सांगा बाबर की सहायता के लिए नहीं आया। दर्शकों को स्मरण होगा कि दिल्ली सल्तनत की दर्द भरी दास्तान नामक धारावाहिक की
कुछ कड़ियों में हमने स्पष्ट किया था कि महाराणा सांगा गुजरात, मालवा, अहमदनगर तथा दिल्ली के मुस्लिम शासकों के विरुद्ध लंबे समय से संघर्ष कर रहा था और उनके क्षेत्रों पर तेजी से अधिकार जमाता जा रहा था। महाराणा सांगा का उद्देश्य उत्तर भारत को मुस्लिम शासकों से मुक्त करवाने का था। ऐसी स्थिति में महाराणा सांगा बाबर को क्यों बुलाता? वह तो स्वयं ही दिल्ली और आगरा पर दृष्टि गड़ाए बैठा था। इसलिए बाबर द्वारा महाराणा सांगा के संबंध में लिखी गई बात बिल्कुल झूठी लगती है। किसी अन्य समकालीन लेखक ने इस बात का उल्लेख नहीं किया है। जब बाबर स्वयं ही अपने संस्मरणों में जमकर झूठ लिख रहा था, तब बाबर के इतिहासकारों द्वारा लिखे गए तथ्यों का कितना विश्वास किया जा सकता है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। बाबर को सूचना मिली कि मकन के पुत्र हसन ने कंधार का किला राणा सांगा को समर्पित कर दिया। इससे बाबर को समझ में आ गया कि यदि बाबर ने समय रहते महाराणा सांगा के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया तो महाराणा सांगा और भी किलों पर अधिकार कर लेगा। कुछ ही समय में बाबर की सेना ने इटावा पर अधिकार कर लिया। बाबर ने इटावा के तुर्क गवर्नर को निकालकर इटावा मेहदी ख्वाजा को दे दिया। धौलपुर पर भी बाबर का अधिकार हो गया तथा धौलपुर जुनैद बरलस को प्रदान किया गया। इसी प्रकार कन्नौज सुल्तान मोहम्मद दूलदाई को दे दिया गया। इस प्रकार सांगा की ओर अग्रसर होने से पहले बाबर ने उत्तर भारत के मैदानों में स्थित अनेक राज्यों पर अधिकार कर लिया, जिससे उसके सैनिकों की संख्या में भी अभूतपूर्व वृद्धि हो गई। बाबर चाहता था कि मेवात का शासक हसन खां मेवाती भी बाबर की अधीनता स्वीकार कर ले, किंतु हसन खां मेवाती किसी भी कीमत पर बाबर का वध करना चाहता था, क्योंकि बाबर ने पानीपत के युद्ध में हसन खां मेवाती के पुत्र नाहर खां को बंदी बना लिया था, जो कि इब्राहिम लोदी की तरफ से युद्ध करने गया था। बाबर ने अब तक नाहर खां को बंधक बना रखा था। इस कारण हसन खां मेवाती कई बार स्वयं आगरा जाकर बाबर से मिला, किंतु बाबर ने हसन खां से कहा कि यदि उसे अपना पुत्र वापस चाहिए तो उसे बाबर की अधीनता स्वीकार करनी होगी। किंतु हसन खां मेवाती बाबर की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं था। जब बाबर ने सुना कि हसन खां मेवाती महाराणा सांगा से मिल सकता है, तो बाबर ने नाहर खां को बंदी गृह से बाहर निकालकर उसे खिलत प्रदान की तथा अपने पिता के पास जाने की अनुमति दे दी। नाहर खां ने बाबर को आश्वासन दिया कि वह अपने पिता हसन खां को बाबर के पक्ष में ले आएगा। बाबर ने लिखा है कि यह दुष्ट धूर्त अर्थात हसन खां केवल अपने पुत्र की मुक्ति की प्रतीक्षा में चुपचाप बैठा था। जैसे ही उसे ज्ञात हुआ कि उसका पुत्र बाबर की कैद से मुक्त हो गया है और अलवर आ गया है, तो हसन खां आगरा के निकट टोडा भीम में महाराणा सांगा से मिल गया। बाबर ने स्वीकार किया है कि हसन खां के पुत्र को इस अवसर पर मुक्त करना उचित नहीं था। अगली कड़ी में देखिए, महाराणा सांगा के भय से गाड़ियों के पीछे छिपकर रहता था बाबर। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।